रसूलाबाद विधानसभा में ऐतिहासिक भगवंतपुर गांव और इस गांव के ऐतिहासिक लोग जहां पर ये सभा हो रही है, सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी और जो समाजवादी पार्टी के कर्मठ नौजवान संघर्षशील साथी हमको आप लोगों के बीच में ले आए। आज के संचालक, इस जोन के प्रभारी और आज के हमारे नेता आदरणीय विश्राम यादव जी हमारे साथ आए हुए, भोजपुरी के बहुत ही बड़े गायक और भोजपुरी सिनेमा के हीरो, अभिनेता, समाजवादी पार्टी के नेता श्री विजय लाल यादव जी, बहुत ही सुंदर गायक। इनके गाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके उम्मीदवार हैं, अभी रुक जाओ बेटा, अभी थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाने दो, 10 मिनट के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जिनको बुला करके पुरस्कार देने का काम करते हैं, आपके सामने गीत प्रस्तुत किए इंजीनियर गोरख यादव जी, आदरणीय दादाजी और हमारे साथ आए हुए प्रकाश तिवारी जी, गौरी शंकर राजभर जी, युवजन सभा गाजीपुर के जिलाध्यक्ष जो आज कई दिन से झीझक ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के और साइकिल के लिए काम कर रहे हैं भाई राजेश यादव, अक्षय जी, केशव खन्ना जी, यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे नौजवान नेतागण, बुजुर्ग, हमारे चाचा दादाजी लोग, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का हृदय से प्रणाम करता हूं और इसलिए प्रणाम करता हूं कि यह धरती समाजवादियों के लिए तीर्थ स्थल है, मंदिर है। सैफई से लेकर के, मैनपुरी से लेकर के और कन्नौज तक यह पूरे भारत वर्ष के समाजवादियों के लिए तीर्थ स्थल है। इस जमीन में पूजनीय नेताजी को पैदा किया और पूजनीय नेताजी ने न मालूम कितने लोगों को, कितने गरीबों को एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, एमएलसी बना दिया, राज्यसभा में भेज दिया, कितने लड़कों को नौकरी दे दिया, जात धर्म की दीवार तोड़ करके, योजना लागू करके हर घर में किसी न किसी योजना को पहुंचाने का काम किया। ऐसे नेताजी लोहिया से लेकर के, नेताजी से लेकर के, डिम्पल यादव जी से लेकर के और अखिलेश यादव जी तक यहाँ उम्मीदवार हुए और आप लोगों ने ऐतिहासिक मतों से जिता करके अगर उनको सम्मान देने का काम किया तो उन लोगों ने भी इस कन्नौज के नक्शे को पूरी दुनिया से ऊपर करने का काम हमारे समाजवादी पार्टी के पूजनीय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने किया है। चुनाव तो बहुत जगह हो रहा है, आपके बगल में हो रहा है, इधर भी हो रहा है, दाएं बाएं, आगे पीछे हो रहा है। कहीं दुनिया के पटल पर और हिंदुस्तान के पटल पर उसकी चर्चा नहीं है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन यह कन्नौज ये मामूली लोकसभा नहीं है। जिस लोकसभा में हम वोट मांगने के लिए आए हैं, आपका उम्मीदवार साधारण उम्मीदवार नहीं है, वह उम्मीदवार पूरे हिंदुस्तान में घूम करके इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशियों को वोट मांग रहा है और चारों तरफ मांग है कि अखिलेश जी जब आएंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बिहार हो, बंगाल हो, जहां भी जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से 20 गुना भीड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को सुनने के लिए आ रही है।
वह उम्मीदवार आपके बीच में है। हमारी तो तबीयत पसंद है विश्राम भाई, यहाँ एक आदमी अखिलेश यादव बन करके अपना चुनाव मान करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने में लगा हुआ है। हम सादर प्रणाम करते हैं। साथियों, सब बातें जानते हैं, बस दो बात आपके बीच में करने जा रहा हूं। यहाँ पढ़े लिखे आप लोग हैं, पढ़े लिखे लड़के भी हैं। जो भी इतिहास होता है वो आने वाले समय में IAS, IPS, PCS करने वाले लड़कों को सवाल आता है इतिहास में जो बीत गया होता है, और उसका जवाब हमारे लड़के देते हैं। अगर लड़के हो या आप हो तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अगर सवाल आएगा कि भारत की धरती पर कौन ऐसा राजा हुआ, कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो कहा कि 15 लाख रुपया देंगे और 10 वर्ष में 1 रुपया भी नहीं दिया, वो कौन नेता था? सवाल आएगा, अगर मोदी का नाम ले लिया लड़का 100 में 100 नंबर पाएगा, अगर दूसरे का नाम ले लिया तो 0 पा जाएगा। सवाल आएगा भारत के लड़कों के बीच में बड़े बड़े कंपटीशन में कि वह कौन प्रधानमंत्री था भारत के अंदर जो दिल खोल करके कहा कि है नौजवानों, तुम्हारे तरफ आज तक कोई नहीं देखा, हमको वोट दो। 1-2 नहीं, 2 करोड़ नौकरी हर साल तुमको देंगे। 10 वर्ष बीत गया, 20 करोड़ लड़कों को नौकरी हो जानी चाहिए थी। वह कौन नेता है जो आज तक 20 करोड़ लड़कों को नौकरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन एक लड़के को भी नौकरी नहीं दिया? इसका उत्तर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। सवाल आएगा कि कौन ऐसा नेता था जिसने आज से 10 वर्ष पहले कहा कि किसानों तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखा, मैं हूं, मैं आमदनी दूनी कर दूंगा। भोले भाले किसान समझे नहीं, वोट दे दिए, और आमदनी तो दूनी करना दूर। मेरे साथियों, अगर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के किसान न हुए होते, 1000 शहीद हो गए। अगर वो किसान नहीं होते तो शायद आपकी और हमारी जमीन भी उन 22 लोगों के हाथ में दे दिया होता। आज हम आप अपने ही खेत में 300 रुपए की मजदूरी करते। अगर सवाल आ गया कि कौन नेता था जो किसानों की आमदनी दूनी करने के लिए कहा, लेकिन चाहा कि किसानों की जमीन भी हड़प लें, महंगाई आसमान पर पहुंचा दिया, फीस बहुत अधिक बढ़ा दिया कि गरीबों के लड़के न पढ़ पाए, पढ़ लेंगे तो राजनीति करेंगे, अब पेट खाली रहेगा तो पेट की बात करेंगे। कौन नेता था जो शिक्षा से वंचित कर दिया, किसानों की आमदनी 2 गुनी नहीं 1/4 से भी नीचे कर दिया? वो कौन नेता था? नरेंद्र मोदी। आप बता दे रहे हैं, IAS, PCS वाला तो तुरंत लिख देगा। वह कौन नेता था जो कहा कि अरे चप्पल पहनने वालों, आज तक तुम लोग ट्रेन पर नहीं चढ़े हो, मैं हूं मैं, हमें वोट दे दो। चप्पल पर छोड़ो चलना, ट्रेन पर छोड़ो चलना, अरे मोटर पर छोड़ो चलना, हमें तुम्हें वो, हम तुमको, हमको अगर आप वोट दे दोगे तो हम तुम्हें हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, और हवाई जहाज बेच दिया कि न रहेगी बांस न बाजेगी बाबा। वो कौन नेता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। वह कौन नेता है जिसके दल वाले कहते हैं कि हम भारत के संविधान को खत्म कर देंगे? भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, वो ताकत आपके पास दिया। 1 सेकंड में चाहेंगे तो मोदी प्रधानमंत्री होगा, और अंगुली का निशान अपनी ताकत। गरीब आदमी जब अपनी ताकत पहचान लेता है तो लोकतंत्र में बाबा साहब ने बताया कि जनशक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं होती। शर्म नहीं आती? हमारी तादाद 95%, जिसकी तादाद अधिक होगी वही देश का राजा होगा। और हम 5 किलो राशन पर चले गए। याद रखना मित्रों, मुफ्त में रोटी लापरवाह बना देती है। भगत सिंह ने कहा था
कि जो लोग भी अपने भाग्य पर भरोसा करके और भगवान के नाम पर कुछ नहीं करते, मैं उन्हें नपुंसक समझता हूं। वो कभी बहादुरी नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिएगा। अगर चूहा भी जानता कि पिंजरे में जाने के बाद, मुफ्त की रोटी खाने के बाद उसे मौत हो जाएगी, वो भी नहीं जाता। हम तो आदमी हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ये देश 95% हमारा होना चाहिए। हम चले गए 5 किलो राशन पर। महाभारत तो होगा, हमारा आधा हिस्सा है। तुम कहते हो सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, 5 गांव मांगे वो भी नहीं दोगे। महाभारत होगा और महाभारत में विजय हमारी होगी, इसलिए कि लोकतंत्र के अंदर, भारत के संविधान के अंदर जिसकी तादाद अधिक होगी वही देश का राजा होगा। मित्रों, हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत का संविधान जिस दिन नहीं रहेगा, एक बात याद रखिएगा, नई पार्लियामेंट बना दिया, क्या वो पार्लियामेंट खराब थी? खराब नहीं थी। वह पार्लियामेंट दुनिया के सबसे पार्लियामेंट से अधिक खूबसूरत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन कहा ये नहीं, नई पार्लियामेंट बनेगी। और नई पार्लियामेंट में उसने मीटिंग भी करा दिया। आप ये भी जानते हो मित्रों कि अशोक चक्र को हटा दिया, जो मौर्य वंश का शासक सम्राट अशोक का निशान था। नोट पर भी है कि याद किए जाएंगे। बुद्ध के साथ सम्राट अशोक याद किए जाते हैं। उनका जो चिन्ह था वो राष्ट्रीय चिन्ह है, पुरानी पार्लियामेंट में लगा है, लेकिन नई पार्लियामेंट में ले जाकर के क्या कहता है, सिंगूर की क्या कहलाता है, ले जाकर रख दिया जो गुलामी की निशानी है। और मेरे दोस्तों, वह दिन दूर नहीं, 5 किलो राशन ठीक है, लेकिन वह दिन दूर नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मनुस्मृति लिख करके रखे हुए हैं सब, संविधान बदल देंगे। दुनिया में 6 ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर वोट होता है, लेकिन वही प्रधानमंत्री नियम बना दिया है कि वोट चाहे जितना भी हो, 36 साल तक हम ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आ गई, पहले संविधान खत्म करेगी। संविधान खत्म, आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, हम खत्म। वोट होगा और चुनिंदे लोग अपने संविधान में लिख देंगे, आरएसएस के लोग वोट देंगे, हम वोट से भी वंचित रह जाएंगे। और जैसा विश्राम भाई ने कहा, हम 500 साल पीछे चले जाएंगे। 500 साल पीछे की हालत जानते हैं, देवदासी प्रथा जानते हैं। आज से 500 साल पहले जब हमारी बेटियां होती थी तो गरीबों की बेटियों को मूर्ति से शादी कराते थे और देवदासी बना के रख लेते थे, और लड़कों से नाजायज संबंध वहां का पुजारी करता था, और जो लड़का पैदा होता था उसी को कहते थे कि हरिजन है। हरि मन भगवान, जन मने आदमी मने पिता इसका भगवान है। कमर में झाड़ू, गले में हाड़ी, यही चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी न ब्राह्मण की है, न राजपूत की है, न यादव की है, न व्यापारी की है, न एससी की है, न ओबीसी की है। ये केवल 22 लोगों की है। रेलवे उन्हीं को दे दिया, प्लेटफार्म उन्हीं को दे दिया, हवाई जहाज उन्हीं को दे दिया, एयरपोर्ट उन्हीं को दे दिया, सारी फैक्ट्री उन्हीं को दे दिया, कोयला उन्हीं को दे दिया, बिजली उन्हीं को दे दिया, गैस उन्हीं को दे दिया, सड़क बनाने का जिम्मा उन्हीं को दे दिया। गोलवलकर ने कहा था, भारत पर अगर हमेशा राज्य करना चाहते हो 95% भारत को कंगाल बना दो, हमेशा राज करोगे। क्योंकि जब कंगाल हो जाएंगे सब तो पेट खाली हो जाएगा। पेट भरेगा तो राजनीति की बात करेंगे, पेट खाली रहेगा तो दिन भर पेट का इंतजाम करेंगे। 95% भारत को, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण ठाकुर भाई से शूद्र नहीं कहा, 95%। पढ़िए, किताब का नाम है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड।
लिखा है गोलवरकर, 7वें संस्करण के 40वें पेज पर है, लिखा है कि आरएसएस वालों, अगर इस भारत पर हमेशा राज्य करना चाहते हो तो 95% भारत को कंगाल बना दो और 5% लोग जो तुम्हारे दलाल किस्म के हों उनको इतना मालोमाल कर दो कि वो 5% 95% पर राज करें और तुम उन 5% पर राज करो। सारी चीजें 22 लोगों को दे दिया। 70,000 करोड़ लोगों के पास जितनी दौलत है हिंदुस्तान के अंदर, केवल 3 लोगों के अंदर उतनी दौलत है। उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया, किसान का 5 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसान में भूमिहार भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, लोधी भी हैं, शेड्यूल कास्ट भी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। किसी का कर्जा माफ हुआ? एक लड़का भर्ती हुआ, वहीं पर अगर सवाल पूछिएगा तो आएगा कि कौन ऐसा नेता है जब उसका देश में नहीं उत्तर प्रदेश में राज्य था तो लड़कियों को शादी करने के लिए या पढ़ाने के लिए जात धर्म की दीवार तोड़ करके 50,000 रुपए तक कन्या विद्याधन देने का काम किया। उस नेता का क्या नाम है? मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी। मुलायम सिंह 20,000 से शुरू किए, अखिलेश यादव जी ने 40,000 किया। और आज अगर अखिलेश यादव की सरकार होती तो लड़कियों को पढ़ने के लिए 1 लाख रुपया कन्या विद्याधन नहीं पाए। मेरे दोस्तों, वही सवाल आएगा कि एक तरफ सड़क के उस पार टाटा बिरला का लड़का और दूसरी तरफ ब्राह्मण ठाकुर यादव शेड्यूल कास्ट का गरीब का लड़का एक ही क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन टाटा बिरला का लड़का कंप्यूटर पर खेल रहा था, गरीब का लड़का झांक रहा था। काश मेरे बाप के पास भी अगर जमीन होती, पैसा होता तो मैं भी कंप्यूटर पर खेलता। वह नेता समझा गरीब के दर्द को और कहा कि गरीब के बेटे निराश मत होना, हम तुम्हें टाटा बिरला डालमिया के साथ कंप्यूटर दे करके और उनके लड़के के साथ कंपटीशन कराएंगे और कंपटीशन तुम पास करोगे, टाटा बिरला डालमिया का लड़का पास नहीं करेगा। वो कौन नेता था जो गरीबों के लड़कों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया? अगर मोदी लिख देंगे 0 नंबर पा जाएंगे। अखिलेश लिखेंगे। कौन ऐसा नेता था जिसने आगरा से और लखनऊ की दूरी 4 घंटे कम कर दिया? एक्सप्रेसवे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना करके मोदी की अखिलेश। कौन ऐसा नेता था जिसने समाजवादी पेंशन इसलिए दिया? हर चीज का एक कारण है। विश्राम भाई, आजादी के दिनों में 2 गोल थी, एक गांधी की गोल थी, एक क्रांतिकारियों की गोल थी। राजगुरु भगत सिंह सुखदेव असेंबली में बम्बार्डमेंट किए, फांसी के पत्ते को चूम लिए। किसके लिए? 13 वर्ष का खुदीराम बोस, 20 वर्ष का नहीं, 13 वर्ष का खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़ने लगा लड़का, कहा भारत मां, अरे मैं बहुत गरीब हो रहे, भारत मां तुम्हें देने के लिए मेरे पास न पैसा है न रुपया है। मैं जानता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा परिवार तबाह हो जाएगा, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी का चेहरा देख रहा हूं। भले मेरा परिवार खत्म हो जाए, भले भी मैं चला जाऊं, लेकिन मां तेरी गुलामी टूट जाएगी, यह देश आजाद हो जाएगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मां, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक मेरी जिंदगी है। फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। किसके लिए? आने वाली पीढ़ी के लिए। हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? 500 रुपए पर बाबा साहब का दिया हुआ इतना बहुमूल्य कीमती ताकत, वह वोट 500 रुपए पर 5 वर्ष के लिए बेच दे रहे हैं। 500 रुपए पर अगर 5 वर्ष के लिए वोट बेच देंगे, 34 पैसा रोज पड़ेगा। 2000 से तो कोई अधिक नहीं देगा। अगर 2000 पर अगर आप वोट बेच देंगे, 1 रुपया 8 नया पैसा रोज पड़ेगा। जबकि आज भिखारी को भी 2 रुपये का सिक्का देंगे तो नहीं लेगा। कितने गए गुजरे हम लोग हैं,
कि अपने बच्चों के भविष्य को 1 रुपया 8 पैसा 34 पैसे रोज पर बेच दिया। वो लोग थे जो फांसी के तख्ते पर हमारे लिए चढ़े। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आज अखिलेश होते तो 1 लाख कन्या विद्याधन हो गया होता, सबको टैबलेट मिल गया होता, लड़कों को लैपटॉप। अमित शाह की बात कर रहे हैं। अमित शाह से लड़कों ने पूछा कि अखिलेश भैया तो लैपटॉप देते थे, आप कब देंगे? तो उसने कहा कि इंटरमीडिएट पास करके, फिर जब 12 पास करके आओ तो हम लैपटॉप। अभी 3 दिन हुआ, भाषण सुनिए कासगंज में। अमित शाह ने कहा कि अरे मेरे उत्तर प्रदेश के निवासियों साथियों, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 85 सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दो। उसको ईमान को ये भी नहीं पता है कि यहाँ 80 सीट है कि 85 सीट है। 80 हम मांग रहा है 85। क्या कह देंगे सब कुछ पता नहीं। मेरे दोस्तों, विशेष तौर से मैं अपने दलित साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, पिछड़े साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी और आपकी तो कट गई है। सामने एक बहुत भारी भरकम हमारी पीढ़ी खड़ी है। हमारा और आपका झगड़ा है, भाई हैं, कल देख लेंगे। पहले संविधान को बचाएं, और संविधान कौन बचाएगा? बुरा मत मानिएगा, जितने पढ़े लिखे दलित हमारे लड़के, पहले हम एमएलसी हुए थे तो हमको कांसीराम जी ने ही बनाया था 1994 में, और खोज करके बनाए थे। मैं धनबाद में बिहार आ रहा था। लेकिन जब मायावती जी ने अपने सिद्धांत को छोड़ करके दूसरी जगह और दूसरे लोगों को जिनके खिलाफ हम लोग थे ले आकर के भर दिया, तो मैंने कांसीराम जी से पूछा, साहब अब मैं क्या करूं? उन्होंने कहा कि सीधे सीधे तुम समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के यहाँ चले जाओ, इसी में तेरा भला है। मेरे साथियों, आज किस चीज में हमारी भलाई है? कल लड़ लेंगे। कल आधी रात में क्या हुआ है आप जानते हैं, सारा चैनल बोल रहा है। आजमगढ़ में धनंजय सिंह की पत्नी को बहन जी ने टिकट दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट काट रहा था। वहां पर समाजवादी पार्टी जीत रही थी, लेकिन वहां पर अमित शाह के दबाव में बहन जी ने वहां का प्रत्याशी बदल करके यादव को दे दिया, श्याम नारायण यादव को, कि यादव दे देंगे तो यादव का वोट काटेगा, समाजवादी पार्टी हार जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। यही नहीं, उसी रात में, कल रात में बस्ती में एक पंडित जी लड़ रहे थे बीजेपी से, और बीजेपी से बहन जी ने भी पंडित को दिया था। दोनों पंडित का वोट काट रहा था, समाजवादी पार्टी वहां से जीत रही थी। अमित शाह का दबाव पड़ा, मायावती जी ने वहां पटेल दे दिया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी का पटेल लड़ रहा है। जरा सा आजमगढ़ में चले जाइए, आजमगढ़ में बहन जी ने राजभर को दिया था, जो राजभर का वोट काट करके जो बीजेपी में जाता। समाजवादी पार्टी वैसे भी जीत रही है, लेकिन इन्होंने राजभर काट करके मुसलमान दे दिया कि समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा। कैसे आरक्षण बचेगा?